हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड। हमने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं हमारी। फिर हमने ऑर्डिनरी, पार्शियल, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, पोलर फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड। तो आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर, रोकिंशियन पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लीनियरिटी प्रिंसिपल वगैरह ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है। तो चैप्टर का नाम डालो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब मुझे एक बात बताओ कि ऑर्डर क्या होता है। देखो मैं बहुत बार लिखवा चुकी हूँ, लास्ट बार लिखवा रही हूँ कि ऑर्डर हमारा होता है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, कि हमारा जो कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है वो होता है ऑर्डर। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव उनकी पावर कितनी हो, 1 हो, तो वो हमारा क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर यानी डिग्री। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इफ द डिग्री ऑफ किसकी, इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव each 1, then the equation is linear differential equation। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखवाया मैंने कि इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज 1, कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसके डेरिवेटिव उसकी पावर हमारे पास 1 हो, तो हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिग्री 2 हो तो बाइनोमियल बन जाएगा, 3 हो तो ट्राइनोमियल बन जाएगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, डी स्क्र वाई अपोन में डी एक्स स्क्र प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इजिकल टू में 0। मान लो कि हमारे पास ये इक्वेशन है कि जस्ट एज्यूम डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस टी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0। तो देखो जो हमारा वाई है ये हमारा क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y क्या हुआ हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल y, ये इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1, या फिर इसके डेरिवेटिव। अब देखो पहला डेरिवेटिव है dy बाई dx, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर भी 1 है और पहले वाले डेरिवेटिव की पावर भी 1 है। तो यही लिखा है कि इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ये है, इनकी डिग्री भी 1 हो, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑर्डर सेकंड या फिर विद सेकंड ऑर्डर। तो हमारा चैप्टर भी यही है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की पावर 1 हो, तो वो हमारी क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, नॉन लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल अपोजिट, यानी कि इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव is more than one, मतलब अगर हमारी डिग्री किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की एंड इट्स डेरिवेटिव की किससे ज्यादा हो जाए? मोर देन 1 से। तो देन द इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये एग्जांपल। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखवाया मैंने कि इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसकी डेरिवेटिव हो, उसकी पावर हमारी 1 से ज़्यादा हो, कितनी भी हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन 1 से ज़्यादा हो, मतलब लीनियर ना हो, तो वो क्या होगा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल किया हमने यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई है। अब वाई की देखो यहाँ पे 2 पावर है, इसके डेरिवेटिव की पावर भी 2 है, सेकेंड ऑर्डर वाले की पावर मान लो यहाँ पे तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर तो 2 है, यहाँ पे तो 2 है पावर। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कि हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होएगा लेकिन कांस्टेंट कोफिशिएंट होएगा। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कि हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, उसकी फॉर्म क्या होगी? उसकी फॉर्म होती है डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी वाई डैश प्लस में क्यू वाई इजिकल टू में आर विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। देखो कंप्लीट लिख देती हूँ एक बार में, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट्स एंड आर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हमारा एक्स और सम कांस्टेंट, एक्स और कांस्टेंट है ना। देखो मैंने क्या लिखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, किस कांस्टेंट कोफिशिएंट की फॉर्म में हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसकी फॉर्म क्या होती है? उसकी फॉर्म होती है, देखो अगर खाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें ना हम फर्स्ट ऑर्डर में, तो हम क्या करते थे? डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू, हम ऐसे लिखते थे। लेकिन जब सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है ना, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी वाई डैश यानी पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई इक्वल टू आर, और पी और क्यू हमारे यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, और आर है, ये भी ये आर है हमारा किस पे डिपेंड करता है? एक्स और सम कांस्टेंट पे। जब होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं ना हम, तो होमोजीनियस में ये आर की वैल्यू 0 हो जाती है, नॉन होमोजीनियस में आर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना। ये चीज भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो नोट कर लिया, आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर की, कि हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या होता है ना। डिफरेंशियल ऑपरेटर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर।
अब मुझे बताओ, नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल डी से। किस पे ऑपरेट होएगा? ऑपरेट ऑन डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन पे ऑपरेट होएगा ये। मतलब कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास एग्जांपल ऐसे लिखा हो कैपिटल डी वाई, तो इसका मतलब क्या होएगा कि जो कैपिटल डी है उसको हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स वाई। मतलब ये डी ऑपरेट हो रहा है किस पे? वाई पे, और ऑपरेट्स ऑन डिफरेंशिएशन। अब डी का मतलब ही क्या है कि ऑपरेट्स ऑन डिफरेंशिएशन, यानी डी की वैल्यू क्या है? डी बाई डी एक्स वाई। मतलब डी बाई डी एक्स लिख लो साइड में अलग से, है ना। अब देखो हमने सेकंड ऑर्डर की फॉर्म पढ़ी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। हमने क्या क्या लिखी थी अभी फॉर्म कि y डबल डैश प्लस में, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो मैं लिखती हूँ ना y डैश, इसका मतलब होता है कि एक बार डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, दो बार लिखूँ तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मीनिंग सेम है। इस y डैश को मैं d लिखूं तो भी, dy लिखूं तो भी मीनिंग सेम है कि dy बाई डी एक्स। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं डी स्क्वायर लिखूं, डी स्क्वायर वाई लिखूं, तो इसका मतलब है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है डिफरेंशिएशन पे। तो ये आप एक बॉक्स में बंद कर लो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल डी बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे। अगर वाई डैश हो तो उसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, डबल डैश हो तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कैपिटल डी वाई हो तो यानी डी वाई बाई डी एक्स, और कैपिटल डी स्क्वायर वाई हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। तो ये चीज याद रख लो। तो वाई डैश ऐसे लिखवाते ना मैंने, प्लस में पी वाई डैश प्लस में क्यू वाई इजिकल टू में आर सम फंक्शन एक्स और कॉन्स्टेंट, ये फॉर्म लिखवाई थी मैंने आपको, है ना, कि y डबल डैश प्लस में पी वाई डैश प्लस में क्यू वाई इक्वल टू आर, किसकी फॉर्म है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की फॉर्म है ना। तो अब इसको हम रिप्लेस करना चाहे, y डबल डैश इस साइन को हटाना चाहे और इस पे ऑपरेट कराना चाहे, किसको? डिफरेंशियल ऑपरेटर को, तो कैसे लिखेंगे हम? डी कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस में पी डी वाई प्लस में क्यू y इजिकल टू में r फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। देखो समझ आया कि इस डबल डेरिवेटिव की जगह हमने डी स्क्वायर लिख दिया। डी स्क्वायर का मतलब भी क्या हुआ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में p। अब डी वाई, डी का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, और वाई डैश का मतलब भी क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई इजिकल टू आर एक्स और कांस्टेंट। तो ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं, मान लो 1 बाई डी, इसका मतलब क्या होता है? तो 1 बाई डी स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर ऑन इंटीग्रेशन, क्यों? क्योंकि कैपिटल डी अगर हम बात करें, कैपिटल डी हमारा किसके लिए होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर पे, है ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर पे। जब कैपिटल डी हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर पे ऑब्टेन होता है तो डी का अपोजिट, और देखो डिफरेंशिएशन का अपोजिट हमेशा क्या होता है? इंटीग्रेशन। और कैपिटल डी हमारा जब डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो 1 बाई डी क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑपरेटर, है ना, इंटीग्रल ऑपरेटर। तो 1 बाई डी हमारा ये पता चल गया हमें। अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन की। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोई भी हमारा सॉल्यूशन है तो उसके अंदर डायमेंशन ऑफ स्पेस क्या होगा? तो लिखो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू हैव डायमेंशन k इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। मतलब अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू हैव solution k if the differential equation has, क्या होना चाहिए उसके पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, है ना। तो if the differential equation has
लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये वर्ड को इंडिपेंडेंट को हाईलाइट कर रहे हैं ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो भी क्या y1 y2 अप टू yk, है ना। देखो मैंने क्या लिखवाया डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन में कि आ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू हैव, कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू हैव सॉल्यूशन के, कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो उस इक्वेशन के हमने एज्यूम किया कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, के सॉल्यूशन है। तो उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होनी चाहिए, मतलब ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू हैव सॉल्यूशन के, उसके पास सॉल्यूशन के हुए, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, यानी y1 y2 yk। एग्जांपल देखती हूँ मैं, उससे ज्यादा क्लियर समझ आएगा आपको। एग्जाम्पल है, मान लो y डबल डैश माइनस में 5y प्लस में 6 इजिकल टू में 0। मान लो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है कि y डबल डैश माइनस में 5y प्लस में 6y इजिकल टू 0, प्लस में 6, सॉरी प्लस 5y भी तो आएगा ना, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम डबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो y डबल डैश आएगा ना, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस में 6y प्लस 6y इजिकल टू में 0। यही तो हुई फॉर्म, हमने फॉर्म ऊपर लिखी हुई है ना, डी स्क्वायर वाई प्लस में पी डी वाई प्लस में क्यू वाई इजिकल टू में, हाँ देखो फॉर्म को कंपैरिजन कर लिया करो। तो देखो ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके हमें डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। मतलब इस इक्वेशन के पास मान लीजिए कि के सॉल्यूशन है, तो इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, है ना। तो इस ये हमारे पास इक्वेशन है y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस में 6y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व करोगे, इसके फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर में आएगा e रेज टू पावर 2x और e रेज टू पावर 3x। देखो इजी है ना कि 6y है, यहाँ पे 1 है, 1 और 6, तो इस जो सेकंड वाला है इसके जब हम तोड़ेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3y -2y, है ना, -3y -2y एक ही बात है। -5y को हम कैसे लिख सकते हैं, -2y -3y, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा तो -5y बन जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 2x और 3x। डिनोट कैसे करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जो जनरल सॉल्यूशन है उनको, e रेज टू पावर 2x और e रेज टू पावर 3x। तो हमारे अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर कितना था, सेकंड, तो के सॉल्यूशन यानी सेकंड ऑर्डर था। तो लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर 2 हैं, ऐसे समझ के चलो आप लोग कि बेसिक इसमें जस्ट एक फंडा है कि जितना ऑर्डर उतने उसके सॉल्यूशन, ये याद रख के चलो। मान लो 3 ऑर्डर की इक्वेशन होती ना तो उसके सॉल्यूशन 3 निकल के आते हैं हमारे पास, 4 की होती तो 4 निकल के आते, सेकंड ऑर्डर की बात की है तो 2 सॉल्यूशन निकल के आए, फर्स्ट ऑर्डर की बात करती तो 1 सॉल्यूशन निकल के आता। तो बेसिक आप एक चीज याद रखो कि जितना ऑर्डर उतने उसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे। तो डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में डिपेंड थोड़ी ना कर रहे किसी चीज पे, ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की, है ना। लिख लिया होगा ये सबने, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का लेक्चर देखो हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है ना। इसके बाद हम रोकिंसियन इनकी बात करेंगे कि वो क्या होता है, फिर लीनियरिटी प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, इनकी बात करेंगे। इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो लिखो नॉन होमोजीनियस। अब देखो नॉन होमोजीनियस कब होगी, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ आपको नॉन होमोजीनियस, लेकिन सेकंड ऑर्डर में बता देती हूँ। नॉन होमोजीनियस हमारी इक्वेशन क्या थी, y डबल डैश प्लस में पी वाई डैश प्लस में क्या है यहाँ पे q y इजिकल टू में r x और कांस्टेंट, है ना। ये इक्वेशन है हमारे पास। इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई प्लस में पी डी वाई प्लस में क्यू वाई इजिकल टू आर एक्स और कांस्टेंट। इसको मतलब सेम एज इट इज छाप लेना यहाँ पे।
तो नॉन होमोजीनियस कब बनेगा? नॉन होमोजीनियस में जब हमारा आर राइट हैंड साइड, जब हमारी राइट हैंड साइड के अंदर जो फंक्शन है एफ एक्स का या फिर किसी कांस्टेंट का फंक्शन है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? नॉन होमोजीनियस। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड में जो आर डिपेंड कर रहा है एक्स या किसी कांस्टेंट पे, उसकी वैल्यू अगर 0 ना आए तो हमारी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मानी जाएगी। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें समझने का कुछ था नहीं। होमोजीनियस इसका जस्ट अपोजिट। होमोजीनियस क्या हो जाएगा कि जब हमारा एफ एक्स और कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाए? हमारा 0 के इक्वल आ जाए, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? होमोजीनियस। देखो इसके एग्जांपल हम कर चुके हैं, जब हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे, तब इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, है ना। हमने देखा था जब नॉट इक्वल टू 0 आए राइट हैंड साइड में, और जब राइट हैंड साइड में 0 आ जाए तो होमोजीनियस इक्वेशन होते हैं, उसके अंदर हम पुट कर लेते हैं ना। इसको नोट कर लो आप। तो देखो अब हम बात करेंगे किसकी? लीनियरिटी प्रिंसिपल या फिर फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग लगाओ आप लोग, फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर सुपरपोजिशन या फिर लीनियरिटी प्रिंसिपल। तीनों के एक की ही, तीनों देखो नाम अलग अलग है, काम एक है, मतलब काम एक नाम अनेक, है ना। तो हेडिंग लगाते हैं हम लीनियरिटी प्रिंसिपल, लीनियरिटी प्रिंसिपल या फिर सुपरपोजिशन। देखो इसको ध्यान से समझना, ये पहला टॉपिक है जो समझने लायक है अभी तक जब से हमने इसका बेसिक स्टार्ट किया है। लीनियरिटी प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन, या फिर इसको हम एक और बोलते हैं नाम से कि फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम फॉर किसके लिए? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। किसकी? फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। मतलब लीनियरिटी प्रिंसिपल या फिर सुपरपोजिशन या फिर फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबका एक ही डेरिवेशन है, नाम अलग अलग है लेकिन काम सबका एक है। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हम लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट y1x एंड y2x are two linear independent solution, इंडिपेंडेंट कि जो हमारे y1x है और y2x है, हमारे दो इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट y1x एंड y2x आर टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसके? ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि हमारी लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसके दो सॉल्यूशन है y1x एंड y2x, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि पहले कौन सी फॉर्म के? y डबल डैश प्लस में p y डैश प्लस में q y इजकल टू में, देखो अभी आपको याद होना जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी ना। ये फॉर्म आपको सेकेंड ऑर्डर वाली कितनी बार लिख चुकी मैं, y डबल डैश प्लस में p y डैश प्लस में q y इजकल टू में r दैट इज फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। अगर ये r हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है, 0 के इक्वल हो जाता है तो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। अगर ये हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके एज्यूम किए y1x एंड y2x हमारे दो सॉल्यूशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो इसके जनरल सॉल्यूशन को हम निकाल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? y a y1 प्लस में b y2 वेयर ए और बी क्या है हमारे? आर्बिट्री कांस्टेंट, ए बी क्या है हमारे? आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ आया कि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन है y1x एंड y2x, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो
जनरल सॉल्यूशन को हम y इक्वल टू y1 प्लस में by2 इससे डिनोट करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम वो निकालेंगे ना कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उससे करेंगे या फिर अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट वाले से करेंगे, वैल्यूएशन पैरामीटर वगैरह, तो तब हम जनरल सॉल्यूशन को ऐसे ही डिनोट करेंगे। फिर इसके अंदर y1 y2 की वैल्यू ऐड करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म ये होती है y इक्वल टू a y1 प्लस में b y2। देखो इसका प्रूफ देखेंगे अब हम बात करेंगे प्रूफ की कि हम इसका प्रूफ को कैसे डिनोट कर सकते हैं कि y हमारा a y1 प्लस में b y2 आया। तो देखो प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम कि मान लो एज वी हैव y इज इक्वल टू में a y1 प्लस में b y2। एक बार के लिए मान लो कि ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे कि देखो ये y है हमारा, y का डबल डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव और y की वैल्यू पुट करने पे हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिले, तो इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है। सही बात है ना भाई? तो देखो हम इसको प्रूव करते हैं। तो y की वैल्यू a y1 प्लस में b y2 है, y डैश की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आएगा a y1 डैश प्लस में b y2 डैश, है ना। अगर y डबल डेरिवेटिव की बात करें हम तो a y1 डबल डेरिवेटिव प्लस में b y2 डबल डेरिवेटिव ये आएगा हमारे पास। तो हम क्या करें, ये इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट किया। करो सब्स्टिट्यूट, क्या मिलेगा y डबल डैश की जगह में ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करनी है a y1 डबल डैश प्लस में b y2 डबल डैश प्लस में p बार कॉमन y डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास a y1 डैश प्लस में b y2 डैश, है ना, प्लस में q y की वैल्यू क्या है a y1 प्लस में b y2 इज इक्वल टू में, और हमारे पास कुछ राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई फंक्शन है। तो देखो अब हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी होमोजीनियस के लिए इस r की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इस r की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी है r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0 नहीं होती तो वो नॉन होमोजीनियस माना जाता है, लेकिन बात हम होमोजीनियस की कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। तो अब देखो a y1 वाली टर्म को एक तरफ लिख लो और y2 वाली टर्म को एक तरफ लिख लो, यानी कि a y1 डैश प्लस में pa y1 डैश प्लस में qa y1, है ना। y1 वाली टर्म को एक तरफ लिख लिया प्लस में यहाँ से क्या बचा b y2 डबल डैश, है ना, प्लस में p b y2 डैश प्लस में q b y2 इजिकल टू 0। किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? 0 के इक्वल आ रहा है। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो क्या कॉमन ले सकते हैं? y1 को कॉमन a को कॉमन ले सकते हैं, है ना। पहले a को कॉमन लो, a को कॉमन लिया तो इक्वेशन क्या है? a y1 डबल डैश प्लस में y को तो कॉमन ले लिया p y1 डैश प्लस में q y1 प्लस में यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास? b कॉमन आ रहा है, b कॉमन ले लिया यानी y2 डबल डैश प्लस में p y2 डैश प्लस में q y2 इजिकल टू में 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमने क्या देखा कि y1 डबल डैश प्लस में p y1 डैश प्लस में q y, ये वाली फॉर्म हमारी बन चुकी है। देखो बन चुकी है ना, बिल्कुल। और ऐसे इसके लिए y2 के लिए देखें तो ये वाली फॉर्म भी बन चुकी है। और हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ये फॉर्म बन रही है हमारी, ये सेम यही तो फॉर्म हो गई। ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म यही तो फॉर्म है सेम,
बस y की जगह y1 है और यहाँ पे y की जगह y2 है यहाँ पे, है ना। तो हमारी फॉर्म ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर बन चुकी है, जिसमें राइट हैंड साइड यानी r की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्यों, देखो y1 डैश प्लस में p1 डैश प्लस में qy1, इसकी वैल्यू हम 0 ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हम ऐसा 0 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि r की वैल्यू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में 0 होती है और ये फॉर्म दोनों सिमिलर बन चुकी है। तो इस फॉर्म और इस फॉर्म की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल। सिमिलरली हमारे पास y2 डैश प्लस में p y2 डैश प्लस में q y2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो a 0 प्लस में b 0 इजकल टू में किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। तो बताओ ये कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। ये मतलब a 0 प्लस में b 0 इजकल टू 0, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन की कंडीशन y इजकल टू a y1 प्लस में b y2 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इसका प्रूफ था। आंसर में लिख दो हैंस प्रूफ। समझ आया आप लोगों को। देखो हमने क्या किया है कि लीनियरिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना था हमें, फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अज्यूम किया कि y1x एंड y2x हमारे दो सॉल्यूशन है, किसके, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये सेकंड ऑर्डर वाली। तो जनरल सॉल्यूशन इसके y इक्वल टू a y1 प्लस में b y2 से देते हैं हमेशा, जहाँ पे और भी हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो इसका प्रूफ किया हमने। कैसे किया प्रूफ, कि मान लो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन था, इसकी कंडीशन हम चेक करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे, कंडीशन सही आई तो इसका मतलब ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो हमने वही प्रूफ करके देखा कि y डबल डैश प्लस में पी वाई डैश प्लस में क्यू आई इक्वल टू 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होमोजीनियस के अंदर। तो वो हमने पुट करके देखा तो 0 के इक्वल आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। 0 के इक्वल आ रहा था मतलब ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। तो देखो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम बात करेंगे लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की। हमने प्रूफ कर लिया किसका, लीनियरिटी प्रिंसिपल का। देखो ये जनरल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक यही आया था ना, जब से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया तब से। लीनियरिटी प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन या फिर फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं हम। लीनियर डिपेंडेंस and linear dependence and linear independence and linear independence, linear dependence and linear independence कब होएगा, मान लो जो हमने सॉल्यूशन माने थे कि y1x and y2x are two linear independent variables, y1x and y2x are two linear independent variable। लेकिन ये कब एज्यूम किए जाएंगे, are assume to be independent, are to be assumed independent only if, कि हमारे जो y1x एंड y2x जब हमने प्रूफ किया था किसका, लीनियरिटी प्रिंसिपल के अंदर, तो हमने क्या किया था कि जनरल सॉल्यूशन हमारा a y1 प्लस में b y2 आया था, जिसमें y1 की वैल्यू हमने जब प्रूफ की थी वो y डबल डैश प्लस में पी वाई डैश प्लस में क्यू वाई डैश इक्वल टू 0 के इक्वल आ रही थी, वो है ना। तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कंसिडर की जाएगी, जब, केवल तब जब हमारा a y1 x प्लस में b y2 x नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब y1 और y2 की वैल्यू तो 0 हो, लेकिन a और b ये हमारे 0 नहीं हो सकते। a एंड b मस्ट नॉट बी 0।
देखो y1x और y2x, जब हमारे ये वैल्यू 0 है, y1x और y2x ये वैल्यू 0 है, तो इनकी 0 की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, y2 की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे, तो आंसर हमारा 0 आ रहा था। मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड किसके इक्वल आती थी, 0 के इक्वल, वो बिल्कुल सेटिस्फाई था। लेकिन इसमें हम पता क्या बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें हम नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, उसमें 0 के इक्वल लिख रहे थे, वो एकदम सही था। सही ये भी है, बस अपनी अपनी जगह। देखो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम क्या किया था कि a 0 प्लस में b 0, ये किसके इक्वल आ रहा था, 0 के। राइट हैंड साइड में 0 पता है क्यों आ रहा था, क्योंकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आती है। तो a 0 प्लस में b 0 किया, आप a की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे, b की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे, तब 0 आ रहा था। मतलब y1 और y2 इनकी वैल्यू 0 थी ना, a और b की थोड़ी ना 0 थी, तो मैंने यही लिखा है कि a एंड b मस्ट नॉट बी 0। मतलब ये इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 होएगी। क्यों, क्योंकि a और b हमारे 0 नहीं हो सकते। हमारे y1 और y2 इनकी वैल्यू 0 होगी, y1 और y2 इनकी वैल्यू 0, इनके साथ मल्टीप्लाई किया तब हमारा आंसर 0 आया। तो लीनियर इंडिपेंडेंसी आप समझ गए होंगे कि a और b की हमारी वैल्यू 0 ना हो तो वो हमारा होता है लीनियर इंडिपेंडेंट, 0 हो तो मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब a और b की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट, नहीं हो तो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। अब हम बात करते हैं रोकिंशियन की। किसकी बात कर रहे हैं, रोकिंशियन की। देखो ये क्या होता है, आप नया वर्ड है ना, नया वर्ड सुना होगा, क्योंकि अब से पहले मुझे नहीं लगता कि हमने पढ़ा होगा, क्योंकि 12th में भी बहुत सारा सिलेबस कट चुका था, तो मैंने तो पढ़ा नहीं था। देखो ये रोकिंशियन ग्रेजुएशन में ही पढ़ा है मैंने कि रोकिंशियन इसको डिनोट किससे करते हैं हम, W से। होता है क्या एक्चुअल में, W किसका फंक्शन है, y1 y2, और ये y1 y2 किस पे डिपेंड कर रहे थे, x पे, इजिकल टू में लिखते कैसे हैं, ये किसका सिंबल होता है हमारा, किसका सिंबल होता है, डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम y1, यहाँ पे लिखेंगे y2, यहाँ पे लिखते हैं हम y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे लिखते हैं y2 का सेकंड डेरिवेटिव। ये हमारी 2x2 की है मैट्रिक्स, है ना। 3x3 की होती तो y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश। अगर हमें और सेकंड ऑर्डर तक लिखने होते तो हम इसके आगे y1 का डबल डेरिवेटिव y2 का डबल डेरिवेटिव ऐसे लिख देते हैं ना। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि y2 डैश y1 माइनस में y1 डैश x पे डिपेंड कर रहा है ना, ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, हाँ y2 इजिकल टू में 0। ये हमारी कंडीशन होती है, किसकी कंडीशन होती है, हमारी रोकिंशियन की कंडीशन। अगर ये वैल्यू हमारी 0 का इक्वल आ जाए तो ये लीनियरली क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट। अगर हमारा w y1 y2 x इक्वल टू 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और w y1 y2 x नॉट इक्वल टू 0 हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब हमारा y1 और y2 0 के इक्वल आना चाहिए, इसमें भी y1 और y2 हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के, लेकिन a और b 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये था। तो रोकिंशियन में आप समझ गए होंगे कि w से डिनोट करते हैं, w y1 y2 दो फंक्शन सॉल्यूशन मान के चल रहे थे जो x पे डिपेंड कर रहे थे, y1 y2 को इधर लिखेंगे, y1 का पहला डेरिवेटिव y2 का पहला डेरिवेटिव दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये सॉल्यूशन 0 के इक्वल है तो हमारा ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर था। कल हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होते हैं, उनसे हम टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन के हेल्प से। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप ऑक्सिलरी इक्वेशन का भी आपने नहीं सुना होगा नाम अभी तक, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम रोकिंशियन के ऊपर। जो हमने पढ़ा रोकिंशियन को डिनोट w से करते हैं। w क्या होता है हमारा y1 y2 x, y1 y2
दोनों के डेरिवेटिव लिखे, y2 डैश y1 माइनस y1 डैश y2 इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल आता है तो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट बने। सॉरी इसको चेंज कर लो, गलती से लिख दिया। ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है ना। कि रोकिंशन y1 y2 x अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, और 0 के इक्वल ना आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि y1 और y2 की वैल्यू तो हम 0 लेते हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा a और b ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब w y1 y2 0 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन w है ये 0 के इक्वल हो गया तो मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि a और b इंडिपेंडेंट होने के लिए a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो ऐसे ही रोकिंशन में हमने पढ़ा कि y1 y2 x 0 के इक्वल आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें भी तो नॉट इक्वल टू 0 था, नॉट इक्वल 0 तब हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट, इक्वल टू 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। y1 y2 की वैल्यू हमने पढ़ी तब हमारी 0 आ रही थी, a और b की वैल्यू हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती है ना। तो ये हमने पढ़ा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। रोकिंशन निकालना है कि देखो रोकिंशन हम यूज किस लिए करते हैं, अभी तक समझ आ गया होगा आपको कि इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो इक्वेशन हमारी लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। अगर हमारा w y1 y2 x 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारी लीनियरली डिपेंडेंट है। वो बाय मिस्टेक इंडिपेंडेंट लिख दिया था मैंने, ध्यान नहीं दिया था। तो और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगी? जब रोकिंशन हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो क्वेश्चन भी हमारा देखो यही बनेगा कि टू चेक whether the equation is linearly dependent or linearly independent है ना, कि इक्वेशन हमारी लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। वो क्वेश्चन हमें गिवन है e रेज टू पावर साइन एक्स, e रेज टू पावर 2x साइन एक्स और e रेज टू पावर 2x कोस एक्स। ये क्वेश्चन गिवन है हमें। इसमें हमें बताना है कि हमारा इक्वेशन लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखो हमारा क्वेश्चन है e रेज टू पावर 2x साइन एक्स, e रेज टू पावर 2x कोस एक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारा e रेज टू पावर कोस एक्स और e रेज टू पावर x साइन एक्स। दो पार्ट है हमारे पास। देखो सिमिलर से है ना दोनों, बस फर्क है 2 और साइन एक्स कोस एक्स, इनका फर्क है कि एक y1 और एक y2, इस पे फर्क है थोड़ा सा ना। तो देखो पहले मैं इसको करा देती हूँ, सिंपल है। सेकंड को पहले करा देती हूँ, फर्स्ट बाद में करते हैं। तो e रेज टू पावर x कोस एक्स और e रेज टू पावर x साइन एक्स, यानी कि y1 की वैल्यू हमारी ये हो गई और y2 की वैल्यू हमारी ये हो गई। तो w निकालते हैं हम किस पे? y1 y2 x, इस पे निकालते हैं हम। वैल्यू क्या रखते हैं? y1 y2 y1 डैश और y2 डैश, है ना, ऐसे करते हो। देखो y1 की वैल्यू लिखेंगे हम e रेज टू पावर x कोस x, y2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? e रेज टू पावर x साइन x, है ना। फिर e रेज टू पावर x कोस x है, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी y1 डैश निकालेंगे। तो क्या आएगा? u इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे, है ना, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेम हमारा e रेज टू पावर x सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि माइनस साइन x, है ना, e रेज टू पावर x माइनस साइन x प्लस में फिर हमारा कोस x सेम और e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही आएगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे हम e रेज टू पावर x साइन x, इसका y2 डेरिवेटिव, मतलब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। e रेज टू पावर x सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास? कोस x प्लस में साइन x सेम और इंटू में e रेज टू पावर x। इतना समझे आप लोग? अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई लिखो w y1 y2 x इज इक्वल टू में, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ex कोस x की मल्टीप्लाई की हमने किसके साथ? e रेज टू पावर x
कोस एक्स प्लस में ये साइन एक्स इंटू में ई रेज टू पावर एक्स। ये एक काम करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा हमारा, है ना। कॉमन लेके सोल्व करते हैं हम, मतलब ई रेज टू पावर एक्स यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। डब्ल्यू y1 y2 x, देखो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ई रेज टू पावर x वहां से कॉमन लो, ई रेज टू पावर यहाँ से कॉमन लो, तो ई रेज टू पावर 2x हमारा बाहर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर। क्या बचेगा हमारे पास कोस x साइन x, यहाँ पे क्या बचेगा, इस कोस x को हम पहले लिख लेते हैं, कोस x माइनस साइन x, और यहाँ पे क्या बचेगा कोस x प्लस में साइन x, है ना। अब देखो अब छोटा हो गया, अब इजी होगा हमें करने में सोल्व, है ना। तो डब्ल्यू y1 y2 x इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर 2x, सोल्व करेंगे इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर x प्लस में कोस x इंटू साइन x आएगा, इंटू साइन x, है ना, माइनस बीच में किसका सिंबल आता है, माइनस का साइन आता है। साइन की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे यानी कि साइन x इंटू में कोस x, और साइन की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर x, ये आएगा हमारे पास, है ना। तो अब देखो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होएगा, यानी कि डब्ल्यू y1 y2 x ई रेज टू पावर 2x कोस स्क्वायर x प्लस में कोस x इंटू साइन x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस साइन x कोस x प्लस साइन स्क्वायर x, है ना। तो अब देखो कोस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि इन दोनों टर्म की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये वाली टर्म की हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो W हमारा किसके इक्वल आ रहा है y1 y2 x, किसके इक्वल है हमारा ई रेज टू पावर 2x, जो हमारा इक्वल नहीं आ रहा किसके, 0 के। जब हमारा 0 के इक्वल नहीं आता तो हमारा क्या माना जाता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब आप लोग समझे कि रोकिंशियन है, हम उसका यूज किस लिए करते हैं, कि इक्वेशन को चेक करने के लिए कि हमारी इक्वेशन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब हमने देखा कि रोकिंशियन की वैल्यू सोल्व की, ई रेज टू पावर 2x है जो 0 के इक्वल नहीं थी तो लीनियरली डिपेंडेंट बनी जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम ऐड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करते हैं। मतलब आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।